नमस्ते। आज मैं आपको कुछ पादपों में होने वाले रोगों के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले जीवाणुओं के द्वारा पादपों में कौन कौन से रोग होते हैं, उनमें से जो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है सिट्रस कैंकर रोग, उसी के बारे में इस व्याख्यान के माध्यम से आपको जानकारी दूंगा। सिट्रस कैंकर रोग नींबू के पौधों में होता है और अगर इसका वितरण और महत्व के बारे में बात करें तो यह रोग दुनिया के उन सभी क्षेत्रों में देखने को मिलता है जहाँ पे सिट्रस यानी नींबू कुल के पादपों की खेती की जाती है या उगाया जाता है। उन सभी क्षेत्रों में ये रोग देखने को मिलता है। इसका महत्व क्या है? क्योंकि इस रोग में जो लक्षण है वो पत्तियों पे, पौधे की टहनियों पे, कांटों पे और फलों पे सभी जगह देखने को मिलते हैं, जिससे एक तो इस रोग के कारण जो फलों का उत्पादन है वो घट जाता है और जो फल बनते हैं उनमें इस रोग के कारण उनकी जो व्यावसायिक महत्व है वो घट जाता है, कीमतें कम हो जाती है। इसलिए ये फार्मर्स की आर्थिक स्थिति को बहुत ही नकारात्मकता से प्रभावित करता है। अर्थात इस रोग के कारण पैदावार तो घटती है, पैदावार के साथ साथ किसानों को जो फलों का मूल्य मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिलता है। इस रोग के लक्षण क्या है? इस रोग के जो प्रारंभिक लक्षण है वो पत्तियों पे देखने को मिलते हैं। पत्तियों पे नेक्रोटिक यानी उत्तक जैसे लक्षण पाए जाते हैं और उनके चारों तरफ एक येलो कलर का आभा मंडल भी होता है। आगे की स्लाइड्स में मैं बताऊंगा। हर स्लाइड में इस पौधे के वह भाग जो इस रोग से संक्रमित है उनका एक एक फोटोग्राफ लगाया हुआ है। तो सबसे पहले तो है कि इसमें उत्तक से जैसे क्षेत्र पत्तियों पे दिखाई देते हैं और ये पैथोजन है वो पौधे के वायवीय भागों को संक्रमित करता है, जिसमें पत्तियां, शाखाएं, कांटे और फ्रूट भी आते हैं। प्रारंभ में पत्तियों पे ट्रांसल्यूसेंट स्पॉट्स का निर्माण होता है, यानी पारभासी चकत्तों का निर्माण होता है। उसके पश्चात ये पत्ती की पहले नीचे की सतह पे लक्षण बनते हैं, उसके पश्चात ऊपर की सतह पे भी ये लक्षण देखने को मिलते हैं और धीरे धीरे ये लक्षण संक्रमित पौधे की शाखाओं पे, उस पे पाए जाने वाले कांटों पे और सीवियर कंडीशंस में यानी अधिक संक्रामकता की स्थिति आती है तो इस रोग से पौधे के फल भी संक्रमित होते हैं। और अगर रोग की भयावहता देखें तो अगर अत्यधिक रूप से संक्रमित पौधे में जो फल बनते हैं वो बीच में से स्प्लिट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, विखंडित हो जाते हैं कई भागों में। आगे की स्लाइड में वो टूटे हुए फल का भी, स्प्लिट हुए फल का भी चित्र देखने को अपने को मिलेगा। ये जो ट्रांसल्यूसेंट और पारभासी जो चकते हैं धीरे धीरे येलो कलर के बनते हैं और बाद में ये ब्राउन कलर के हो जाते हैं और ब्राउन कलर के होते हैं तो ये उभरे हुए रूप में दिखाई देते हैं, जिन्हें कैंकर कहते हैं। और अपन देखेंगे तो इनके चारों तरफ जैसे इस पत्ती में भी दिखाया गया है कि जहां जहां ये ब्राउन कलर के चकते हैं उभरे हुए, इनके चारों तरफ पीले रंग का आभा मंडल भी दिखाई दे रहा है, जिसे हेलो कहते हैं। ये फोटोग्राफ में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और अगर आप लोग बाजार से नींबू खरीदने जाएं तो वहां जो नींबू देखते हैं तो उनपे 101% ऐसा रहेगा कि उनपे ब्राउन कलर के ये स्पॉट, कैंकरी स्पॉट तो पाए ही जाते हैं।
आप उन फलों पे हाथ फेर के देखोगे तो वो उभरे हुए स्पोर्ट्स के रूप में दिखाई देते हैं। यही कैंकर का लक्षण है और इसी के आधार पर इस डिजीज का नाम सिट्रस कैंकर डिजीज रखा गया है। ये बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली डिजीज है, लेकिन कौन से बैक्टीरिया के द्वारा ये डिजीज होती है, तो उस बैक्टीरिया का नाम है ज़ैंथोमोनास साइट्राई। ये एक दंडाणु है जिसमें एक ही पोलर फ्लैजिला लगा रहता है और ये ग्राम नेगेटिव प्रकार का जीवाणु है जिसकी साइज है वो 1.5 से 2 माइक्रोन लंबी होती है तथा 0.5 से 0.7 माइक्रोन चौड़ाई का ये बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया की वर्गीकरण की स्थिति क्या है, तो ये प्रोकैरियोटा यानी इस तरह के जो जीवाणु है, सारे के सारे जीवाणु है वो प्रोकैरियोट्स होते हैं, यानी उनमें केंद्रक है वो सुविकसित नहीं होता। केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक कला का अभाव होता है और दोहरी इकाई कला युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। ये प्रोकैरियोट्स के लक्षण है। इसका ऑर्डर स्यूडोमोनाडेल्स है तथा फैमिली स्यूडोमोनाडेसी है। जीनस ज़ैंथोमोनास है और स्पीसीज साइट्राई है। साइट्राई क्यों है? क्योंकि यह सिट्रस कुल के पादपों को ही संक्रमित करता है। इसी के आधार पर इसे ज़ैंथोमोनास साइट्राई कहा गया है। इन्फेक्शन कैसे होता है? तो जीवाणु परपोषी के भीतरी गांवों और रंध्रों से प्रवेश करते हैं। कम ताप और नम मौसम यानी लो टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी जो अनुकूल अवस्थाएं हैं इसके संक्रमण के लिए, और जो तापमान है वो 20 से 30 डिग्री के बीच रहता है और अगर वर्षा हो जाए तो इसके लिए अनुकूलतम समय होता है। तो इन्फेक्शन का जो समय है वो लो टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी, लो टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर बरसात होती है तो इसकी इन्फेक्शन क्षमता भी बढ़ती है और इसके लिए अनुकूलतम समय होता है। बाद में आता है रोग चक्र। ये कैंकर है जो डिजीज प्लांट पार्ट्स पर विकसित होते हैं। यही द्वितीयक संक्रमण का, और ऐसे पौधे जो संक्रमित नहीं है उनमें संक्रमण का मुख्य सोर्स है। और यही जो कैंकर है वो डिजीज के रीएपियरेंस यानी रोगावर्तन के भी मुख्य स्रोत है। ये जीवाणु है वो या तो वर्षा के कारण, बरसात की बूंदों के द्वारा एक पौधे से दूसरे पौधे में ट्रांसमिट हो सकता है, और या इंसेक्ट्स के द्वारा ये एक पौधे से दूसरे पौधे में ट्रांसमिट होता है। और जो इन्फेक्टेड नर्सरी स्टॉक है, यानी नर्सरी में भी अगर संक्रमित पौधे हैं और जिनसे ये पौध तैयार की जाती है उसका स्टॉक है वो भी संक्रमित है, तो यह डिजीज को फैलाने में महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। तो डिजीज का संक्रमण कहां से होगा? तो पूर्व में जो संक्रमित पादप है उस पर बनने हुए कैंकर्स से, कैंकर्स में पाए जाने वाले बैक्टीरिया जो या तो वर्षा के द्वारा या कीट पतंगों के द्वारा एक पौधे से दूसरे पौधे पे फैलते हैं और उस पौधे में जाने के पश्चात ये मल्टीप्लाई करते हैं। तो पत्तियों के नीचे की सतह से प्रारंभिक संक्रमण होता है, फिर पत्ती की ऊपरी सतह पर, तत्पश्चात संक्रमण पौधे की शाखाओं पे, कांटों पे, और जब तक फल विकसित होते हैं तो ये फलों तक पहुंच जाता है। दूसरे शब्दों में अपन कह सकते हैं कि ये रोग लोकेलाइज्ड है यानी स्थानिक है। दो तरह के पादप रोग होते हैं, एक सिस्टेमिक यानी पौधे की प्रत्येक कोशिका या प्रत्येक भाग उस रोग से संक्रमित होता है, जैसे ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, आगे के व्याख्यानों में मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन इस रोग में जो चकत्ते बनते हैं वो पौधे के
भागों पे किन्हीं किन्हीं स्थानों पे बनते हैं। इस कारण इस तरह के रोग को लोकलाइज डिजीज और स्थानिक डिजीज कहते हैं। तो पौधे के भिन्न भिन्न भागों पे पाए जाने वाले कैंकर्स के द्वारा इस रोग का रोगानुवर्तन होता है। इस तरह से ये रोग पुनः रीएपियर ऐसे पौधों में होता है जहां पे ये पहले से उपस्थित नहीं है। और इस पूरी प्रक्रिया को रोग के संक्रमण से लेके कैंकर डेवलपमेंट और कैंकर डेवलपमेंट से पुनः संक्रमण, ये जो एक साइकिल है वो चलती रहती है। और इस साइकिल को या इस चक्र को डिजीज साइकिल और रोग चक्र कहा जाता है। अब ये रोग है, जैसा कि मैंने पहले बताया था पिछली स्लाइड में, पौधे की शाखाओं पे रोग के लक्षण थे। यहाँ पे मैंने पहले बताया था कि फलों पे कैंकर के रूपी संरचनाएं विकसित होती है। ये फल पे है, फल के वृंत पे है, और सीवियर कंडीशन में जैसे नींबू को चाकू से काटा हो वैसे ये नींबू दो भागों में बंट गया है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन इतना है, लेकिन बैक्टीरिया का जो संक्रमण है वो इसके रस की प्रकृति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता, लेकिन इसकी जो दिखने वाला भाग है, मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी को यह प्रभावित करता है। और मॉर्फोलॉजिकल प्रभाव के कारण, कैंकर के कारण, ये इनकी जो मार्केट वैल्यू है वो कम हो जाती है। तो इस डिजीज के रोकथाम के भी उपचार करने चाहिए। तो सबसे पहला उपचार क्या? रॉगिंग एंड बर्निंग ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट और प्लांट पार्ट्स, अर्थात संक्रमित पौधा अगर पूर्ण रूप से संक्रमित है तो उस पौधे को उखाड़ना, अलग करना और जला देना। अगर पौधा पूर्ण रूप से संक्रमित नहीं है, उसके कुछ भाग हैं, तो ऐसी अवस्था में उन भागों को काट कर पौधे से विच्छेद करके उनको जलाना और नष्ट करना। दूसरा है कि यहाँ पे ओडी है, ये ऑफ होगा, स्प्रेइंग ऑफ बोर्डो मिक्सचर ऑन प्लांट्स इन नर्सरी प्रायर टू प्लांटेशन इन दी ऑर्चार्ड। यानी ऑर्चार्ड में लगाने से पहले जो नर्सरी में जो पादप हैं उनको बोर्डो मिक्सचर के द्वारा छिड़काव करना उनका, ताकि ये रोग फैले नहीं। और फिर यूज ऑफ डिजीज फ्री नर्सरी स्टॉक, यानी रोग मुक्त पादपों का चयन करना और उन्हें ऑर्चार्ड में लगाना। एंटीबायोटिक्स है, क्योंकि ये जीवाणु जनित रोग है तो जीवाणु एंटीबायोटिक्स से खत्म होते हैं। तो एंटीबायोटिक्स का भी छिड़काव अपन इस रोग की रोकथाम के लिए कर सकते हैं। और एंटीबायोटिक क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन का उपयोग करते हैं। और यूज ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी, ऐसी किस्में जो रोग प्रतिरोधक है उनका उपयोग करके भी इस रोग का नियंत्रण किया जा सकता है। आज के इस व्याख्यान के माध्यम से मैंने आपको सिट्रस कैंकर रोग के क्या क्या लक्षण हैं, इसका आर्थिक महत्व क्या है, रोग चक्र क्या है, किस रोग कारक के द्वारा यह रोग होता है तथा इस रोग का नियंत्रण कैसे किया जाता है, आदि विषयों पे बताने का प्रयास किया। और मैंने जो व्याख्यान दिया है वो सारा का सारा हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए उपयोगी है। और ये जो स्लाइड्स हैं इनका उपयोग कक्षा के अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चे और छात्र छात्राएं कर सकते हैं और करना भी चाहिए। इसमें अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई है तो आप पूछने के लिए अधिकारी हैं और हम उत्तर देने के लिए तैयार हैं। आगे भी पादपों के कवक जनित रोग के बारे में बताने का प्रयास करूंगा, तो उनको भी आप ध्यानपूर्वक सुनना, वीडियो देखना। महाविद्यालय में प्लेलिस्ट बॉटनी की है, उसमें ये वीडियो सभी प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए उपलब्ध रहेगा।
तब तक कोरोना काल है, तब तक आप घर में रहिए, लेकिन पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।